नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज संसद में साल 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 7 से 7.5% विकास दर की उम्मीद जाहिर की गई। क्योंकि बजट इस सर्वेक्षण के आधार पर ही बनाया जाता है, इसलिए इसके अनुमानों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 2015-16 के दौरान सरकारी घाटे को जीडीपी का 3.9% तक सीमित रखा जा सकेगा, ऐसा कहा गया। हालांकि बेहतर ये होगा कि अगर इसको 3.5%, 3.5% तक लाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल 5.5% लोग टैक्स देते हैं, इसको 20% बनाए जाने की बात की जा रही है। 1 रैंक 1 पेंशन और 7 पे कमीशन की वजह से जो सरकार पर दबाव है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कहा गया है कि दबाव नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए नौकरियां बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आंकड़े हमारे सामने हैं, दरअसल वो इस जो वित्तीय वर्ष है इसके बारे में क्या कहते हैं और आने वाले दिनों के लिए किस तरह की भविष्यवाणी दिख रही है, और साथ ही क्या 2 दिन बाद जो बजट पेश होगा, क्या उसके लिए किस तरह के इशारे, किस तरह के संकेत हमें नजर आ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर रविशंकर श्रीवास्तव हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, इकोनॉमिस्ट हैं। सत्येंद्र रंजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मुद्दों पर लिखते हैं। और साथ ही मेरे साथ कुछ ही पलों में एक और खास मेहमान एसके जिंदल मौजूद होंगे, चेयरमैन हैं एसोचैम के इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन कमेटी। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं अगर आपके साथ शुरुआत करूं कि ये जो अनुमान बताया गया है, जो फोरकास्ट नज़र आ रहा है हमें, इससे क्या एक उजली तस्वीर आपको नज़र आती है? क्योंकि 7.6 पहले का अनुमान था, जो अब 7.5 नज़र आ रहा है। क्या इसमें कोई फ़र्क हम देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो आज आर्थिक सर्वेक्षण आया है, ये एक्सेप्टेड, इसमें अगर आप इसके हम लोग बारीकियों में जाएं तो इसमें अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हाल में है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। एक्सेप्टेंस यही है, अगर इस साल जो आर्थिक विकास दर जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान ने कहा है, उससे भी कम अगर फोरकास्ट अगले वित्त वर्ष के लिए किया गया है, तो ये अपने आप में बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ने की राह पर नहीं है। ये जो 7 to 7.5% का फोरकास्ट किया गया है, ये भी कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर परफॉर्मेंस करे। एग्रीकल्चर का जो हालत है उसको देखते हुए वो कितना बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, उसके लिए मानसून से लेकर जो पूरे कृषि क्षेत्र में निवेश है, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। दूसरा कंडीशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कैसा रहता है। तीसरा कंडीशन है कि जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो उसमें फिर से महंगाई ना आए। तो ये जो 3 कंडीशंस होगा तब वो 7.5 आएगा। ये अभी एक अनुमान जो है, इसको रियलाइज करना इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिफ़िकल्ट लगता है। आप ये कह रहे हैं कि ये शर्तें अगर हटा दें तो भी मुश्किल होगा? ये इन शर्तों पर वो अनुमान लगाया गया है। अगली जो एक चीज़ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो 2 बड़ी उपलब्धियाँ हैं। एक तो 3.9% पर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना, और एक अगर हम लोग केवल पहले इस पर बात करें, तो ये अगर पेट्रोलियम का मार्केट क्रैश नहीं किया होता, जिससे कि अनुमान है कम से कम 1,40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास अतिरिक्त आए। अगर ये नहीं आया होता तो ये 3.9 पे कंट्रोल किया गया होता, ये बिल्कुल ही संभव नहीं था। तो ये जो कंट्रोल हुआ है, ये इकोनॉमी के मैनेजमेंट से नहीं हुआ है, ये एक विंडफॉल से हुआ है। दूसरी चीज़ जो एक और बड़ी चीज़ की गई है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी इसीलिए बढ़ा कि जो पेट्रोलियम की कीमत गिरी, तो सरकार उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिलने के बजाय उस पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने टैक्स अपनी झोली भरी। उसकी वजह से ये आपको एक स्पर्ट दिखता है ये टैक्स में। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 3.5 जो है लाने की कोशिश की जाएगी अगले साल, जो फिस्कल डेफिसिट है। और अभी 7वां वेतन आयोग अभी लागू होना है, तो 7th पे कमीशन लागू। अभी इसी आर्थिक सर्वे में मिड टर्म रिव्यू करने की बात की गई है। ये सजेस्ट किया गया है कि जो फिजिकल सेहत है उसको मिड टर्म रिव्यू होना चाहिए। ये बात क्यों कही गई है? वो इसलिए कही गई है कि अभी जब 7th पे कमीशन का बोझ पड़ेगा, रेलवे बजट में हम लोगों ने देखा 30,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, तो वो सारे के बाद क्या सिचुएशन बनेगा अभी। जी, प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या वाकई इसको एक नज़र में देखकर जो सर्वे है ये किस तरह की तस्वीर आपके सामने बयान कर रहा है? क्या वाकई अपने आप में ये स्वीकार्यता है कि वाकई इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में नहीं है? हाँ, नहीं, ये तो खैर है ही है कि बहुत ही कॉशस इकोनॉमिक सर्वे है। इतना कॉशस इकोनॉमिक सर्वे मैंने पहले कभी देखा नहीं, कई बरसों से नहीं देखा।
और कॉशियस दो अर्थों में है। एक तो ठीक है कि बहुत सारे सिनेरियोज इसमें रखे गए हैं, ग्लोबल उथल पुथल का समय है और एक स्लो डाउन का समय है, तो इकोनॉमिक एडवाइज़र का ये काम है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और देश के सामने जितनी गंभीर समस्याएं उठ सकती हैं उनको रखे। लेकिन क्या कंजर्वेटिव बनाने का चलन भी है कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा जाए और फिर देखिए? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, इन्होंने किया है, ठीक, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जिन मामलों में डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम से ये अपेक्षा थी कि वो कम कॉशियस होंगे, और वो कहते रहे जो बहुत सारे इसके पहले व्याख्यान या उस मामले में भी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कंजर्वेटिव हो गए हैं। उदाहरण के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन के संबंध में उन्होंने कोई सीधा मत इसमें प्रकट नहीं किया है। बीच में ही वो कहते रहे कि ज़रूरी है कि खर्चा बढ़ाया जाए, व्यय बढ़ाया जाए, पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाए। इसके बारे में एक बहस हो सकती है कि व्यय कहाँ बढ़ाया जाए, मेरा मत इससे अलग है, लेकिन कम से कम वो ये मान के ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि फिस्कल कंसोलिडेशन इस समय कुछ समय के लिए टालना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया कि मीडियम टर्म जो फिस्कल से वो है उसको थोड़ा सा हमें उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए, और ये कहा कि वो थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा 7th पे कमीशन वगैरह की वजह से, उससे आगे कुछ नहीं कहा है। तो कुल मिला के बहुत ही मतलब इवन ऑन दिस बेसिक इशू, ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन, एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट का इशू है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में उन्होंने पहली बार एक वो शगुफा सा खड़ा किया है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल की 10% तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जा सकती है, तो एक सपना भी दिखाया है। और दूसरी ओर लेकिन हो जाएगा तो हम इंतजार करते रहे, अच्छे दिन आएंगे उसमें भी। और दूसरी ओर बाकी जो वर्तमान स्थिति उसके बारे में भी कहा है। लेकिन कई और मैं देखूँ, एक तो देखिए ओवरऑल नोट बहुत कॉशियस है। कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो जैसे एग्जिट के बारे में, फर्म एग्जिट्स के बारे में एक चैप्टर में अभी अग्रवाल साहब के पास देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्मों को शायद इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मामलों में निराशाजनक भी है, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो मैं डिटेल में भी आऊंगी और तफसील में जाने की कोशिश करूंगी कि अलग अलग बिंदुओं पे क्या कहता है इस सर्वे, और इससे बजट की किस तरह की तस्वीर जो है हमारे सामने बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कि हम इंडस्ट्री की राय लें, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, दोनों मेहमानों ने जिस तरह की राय प्रकट की है, क्या सरकार की भी यही राय है, बीजेपी क्या समझती है? जो जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं सत्येंद्र जी, उसमें ये भी है कि ऐसा हो भी सकता है, इससे बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि 7 से नीचे भी आ सकती है अगर हम नकारात्मक तरीके से सोचने की कोशिश करें? नहीं, मुझे लगता है दोनों विद्वान लोगों ने बहुत सही बात की कि ये कॉशियस इकोनॉमिक सर्वे, और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण भी है इस सर्वे का। ये पहलू महत्वपूर्ण है कि एक तो इसने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन का एनवायरनमेंट है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज उसने यही कहा है कि हमें ग्लोबल इकोनॉमिक की जो स्लो डाउन है वही मेजर चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात में ये सरकार को आज कॉन्फिडेंस मिला है पूरा। उन्होंने कहा कि जो भी पीछे 1.5-2 साल में, ये जो 20 महीने में जो काम हुआ है, उसमें सरकार के जो स्टेप्स हैं उनको उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि वो राइट डायरेक्शन में। चाहे उन्होंने कहा अगर ये जो हमारे जो लास्ट ईयर के भी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था, हम आज इस स्थिति में हैं क्यों हमने गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की, फिस्कल कंसोलिडेशन किया, वेरियस प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। तो मुझे लगता है कि और उन्होंने यह भी जो किया कि फिस्कल जो डेफिसिट का जो प्रॉब्लम था वह उसको भी गवर्नमेंट ने अचीव कर दिया इस टफ सिचुएशन में, और अब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कहा जा रहा है कि ये तो बस मुकद्दर की बात है कि तेल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुकद्दर की बात नहीं है। उन्होंने 2-3 चैलेंजेस किए। एक तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने सरकार को यह सलाह दी है कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल को बढ़ाइए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पीछे अच्छे काम थे उन्हीं को आगे लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकार को ये बहुत अच्छी, उन्होंने आज हमारी सरकार आज बहुत कॉन्फिडेंस में कि हमारे जो भी रास्ते थे इकोनॉमी सिचुएशन को तो हम अचानक चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ हम सही रास्ते पे हैं। इसके बावजूद भी हेवन ऑफ स्टेबिलिटी किस आधार पर कहा गया है कि जो हमारा पहला जो एस्टिमेट था कि 7.6 होगा उससे नीचे आ रहा है, उसके बावजूद भी क्या वजह है सरकार इतना कॉन्फिडेंट है? ठीक, सरकार का एक तो कॉन्फिडेंस इसलिए है कि वह जो स्टेप्स लिए हैं सरकार ने वो राइट डायरेक्शन में। यह इकोनॉमिक सर्वे बहुत स्पेसिफिकली ओपनिंग रिमार्क में वो स्पेसिफिकली कहता है कि आप जो रास्ते पे चल रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव कर लिया है, और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो आज की डेट में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, डिमांड क्रिएशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? डिमांड क्रिएशन। डिमांड क्रिएशन आएगा
पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकारी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट की का जिक्र करते हुए जो चक्रव्यूह चैलेंज की बात की गई है, इस टर्म को हमें समझाइए कि क्या मायने हैं इस बात के, खासकर जीएसटी और लेबर रिफॉर्म से जिस तरह से इसको अटैच देखिए, ये जो चक्रव्यूह जो चैलेंज है उसको मीट आउट करने के लिए भी उन्होंने 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस किए हैं, उसके लिए वो जैम वाले को बहुत अच्छा उन्होंने अंडरलाइन किया है कि जनधन योजना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, बैंकों को 25-22 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, तो जो सब्सिडी में 1 लाख करोड़ का जो लीकेजेस था उसको रोकने में सरकार सक्षम हो जाएगी, डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडी को ले पाएंगे। और फिर उसके साथ उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स का भी कहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीएस का प्रॉब्लम है वो भी तब शुरू होगा जब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ेगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारे को ध्यान में रखते हुए सरकार को उन्होंने एक रोड मैप भी बताया है, और उस रोड मैप जिस पे चल रहे हैं उसका एक सही दिशा है, इसके बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंटली बजट को अपने रास्ते पे ले पाएगी। और जो ये पार्लियामेंट्री लॉक जैम है, जीएसटी को जरूर उन्होंने कहा कि वो हम फेलियर को मानते हैं। सतेंद्र जी, जिस तरह से ये पार्लियामेंट्री लॉक जैम का जिक्र हो रहा है और जीएसटी की बात हो रही है कि सभी पार्टियों को इस पर एक राय बनानी होगी, और जो भारत की जो ग्रोथ एम्बिशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं गति को लेकर, विकास को लेकर, वो जीएसटी की वजह से रुकी हुई है। क्या वाकई आप इसको इतना वजन देना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इस सेशन में इतनी आम सहमति पार्टियों में बन पाएगी? जो माहौल अभी तक बना है दूसरे मुद्दों पर, क्या आपको लगता है कि सारी पार्टियां सर्वसम्मति से जीएसटी पर तैयार होंगी? देखिए, जीएसटी महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो बन पाएगी ये कह पाना उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन क्या आपकी राय में क्या सिंगल क्रूशियल मैटर ऐसा है कि एक ही सबसे अहम महत्वपूर्ण चीज जीएसटी है? एक महत्वपूर्ण है, सबसे एक ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीएसटी एक महत्वपूर्ण मामला है, उससे एक कॉमन मार्केट बनेगा, लेकिन वो इस सत्र में पास हो पाएगा इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। आज ही चिदम्बरम साहब ने प्रेस से बातचीत में उन्होंने ये बताया है, 5 सुधार करने के लिए कहा है। अगर वो सरकार उसको मान लेती है, जिसकी संभावना कम है, तो शायद पास हो सकता है। लेकिन अभी जो कुल राजनीतिक स्थिति है संसद में और राजनीतिक पार्टियों का जो संबंध है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इस सत्र में जीएसटी पास हो पाएगा। जी, और इंडस्ट्री का ओपिनियन लेना, उनकी राय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एसके जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिंदल साहब, ये बताइए कि पहली नज़र में आपको कैसा लगता है ये बजट? क्या खून बढ़ाने वाला है, या आपको लगता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे कैसा लगता है, और बजट की किस तरह की का अनुमान आप लगा रहे हैं? निश्चय ही खून बढ़ाने वाला है, कोई डाउट नहीं है उसमें। और वैसे भी हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, खुद ही अपने आप से ही नहीं सोच लेना चाहिए कि ये ना होगा। माहौल बहुत ही अच्छा है और सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की पॉलिसीज़ अभी तक बनाई गई हैं, सरकार ने जो अनाउंस की हैं, बजट से पहले जो अनाउंसमेंट किए हैं, वो भी सब पॉजिटिव हैं, उनमें कोई कमियां या कोई त्रुटियां नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब बात है बजट की, जैसा कि विस्तार में जाइए, आप बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो वाकई आपको लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे आपको बेहतर उम्मीद दे रहा है बजट की? जो इकोनॉमिक सर्वे के इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह से यहाँ तक हम पहुँचे, जैसे रेल बजट था फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको देखें कल के रेल बजट को, तो सबको बहुत उत्साह है, उससे बहुत उम्मीद है और बहुत उससे खुशी हुई है इस तरह के रेल बजट से। सरकार की जो नीतियां हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ बना रही हैं जो कि सरकार के ऊपर उनका बोझ, ऐसे कोई सब्सिडी नहीं बढ़ा रही सरकार कि सरकार के ऊपर बोझ आएगा। सरकार इन्वॉल्वमेंट करा रही है लोगों का, इंटेलिजेंस करा रही है उन्हीं से, उन्हीं को अनेबल कर रही है कि आप जॉब्स क्रिएट करने की हालत में उनका फोकस जो है उसके ऊपर, अगर आप उसको देखें तो वो भी इस तरह का है कि अगर जॉब्स क्रिएट होते हैं तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन उसी में से निकलता है हमारा, और वो परमानेंट सॉल्यूशन है जॉब क्रिएट करने का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखें, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जैसे रोड में है, रेलवे में है, जो अब वो सर्कल चल निकला है जो बंद हो गया था, जो जाम हो गया था, अब रोड्स बन भी रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके पैसे भी मिल रहे हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। नहीं, और जिस तरह की पॉलिसी पुश की बात की जा रही है कि फॉर्मल सेक्टर में जो लोगों की एक पूरी आर्मी आएगी, यंग लोगों की, जाहिर है उनके पास पोटेंशियल है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि पूरी वर्कफोर्स जो है, और खासकर एक बात पे बहुत ध्यान दिया गया है कि न सिर्फ नौकरियां बल्कि अच्छी नौकरियां, वो नौकरियां जिसमें सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, स्किल भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस तरह की नौकरियों की बात कही गई है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल आजकल जिस तरह से एंगेजमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक कटाक्ष है। ये बिल्कुल कटाक्ष है, और बहुत सही तरह की नीतियां उसमें बनाई गई हैं जो अभी तक अनाउंस की गई हैं। स्किल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस देना बहुत ज़रूरी था, हम बहुत पिछड़े हुए थे स्किल को लेकर के। दूसरी बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अब बूस्ट मिलने वाला है, चाहे वो स्टार्टअप के जरिए
या दूसरे जरिए से जो पुराने इंडस्ट्रीज हैं उनको भी, मैन्युफैक्चरिंग को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जितना फोकस है, इन सब का इफेक्ट जॉब्स पे आएगा। अगर हम वो एक्स्ट्रा बर्डन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हटा दें जिसके नीचे वो दबी जा रही हैं, तो नौकरियां तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ऊपर आएगा और जॉब तो अपने आप क्रिएट होंगे। और जहां जॉब क्रिएट हो जाते हैं तो बहुत बड़े सॉल्यूशंस और बहुत परमानेंट सॉल्यूशन हमें उसमें मिलते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्ट के लिए लेकर के सरकार ने 5 साल की नीति बनाई और जिसमें 3% का सबवेंशन एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बनाने के लिए दिया गया, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं और जब वो 3% का सबवेंशन उनको कम्पिटिटिव बनाएगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, अगर ये फोकस बना रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ बजट में बहुत कुछ इसके अंदर आएगा इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सुविधा दी जाएंगी, दे विल गो ए वेरी लॉन्ग वे, उसकी ज़रूरत है देश में। क्योंकि अगर जॉब्स जो हैं उनमें मुझे फाइनल सॉल्यूशन लगता है, जॉब के ऊपर बहुत अच्छा फोकस है, स्किल्ड जॉब पे और अच्छे जॉब के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि आपको इसमें उम्मीद है। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव भी बताइए कि नौकरी और अच्छी नौकरी का फ़र्क पहली बात हमें बताइए, और क्या वाकई जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि स्किल भी बनेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सुरक्षा भी होगी लोगों को, ये सब कुछ मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आंकड़े पिछले 12 साल के दिखाते हैं कि जो बिना किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा के और जॉब सुरक्षा की जो नौकरियां हैं, जो उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस समय मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और मैं इस समय ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आंकड़े ये दिखाते हैं कि लगभग 70% इस समय जो लोग ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं वो अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स है। जी, मैन्युफैक्चरिंग में ये सरकार के आंकड़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ये दिखाता है। और जब भी ये स्थिति होगी, जबकि अगर मजदूर या जो काम करने वाला है वो इनफॉर्मल है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा, तो ना इंडस्ट्रीज़ को ये इंसेंटिव होगा कि उसको वो स्किल्स दें, और उसको उसकी लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी बढ़ाने में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं करेंगी, और मजदूर का भी जो इंडस्ट्रीज़ के प्रति जो उसकी लॉयल्टी है जिससे वो बढ़ा, वो भी नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, स्किल्स की आप बात कर रही हैं। स्किल्स की जो परिस्थिति है वो भी जब तक पूरा एक अनौपचारिक क्षेत्र हावी रहता है, स्किल दे पाना मजदूरों को बहुत मुश्किल काम है। सरकार ने कई बरस से 2007-8 के बाद से स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया है, इसमें कोई नहीं, लेकिन उस फोकस को परिणत करना किसी ठोस बेसिस पर अभी हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि स्किल्स मिनिस्ट्री बनी है। स्किल्स मिनिस्ट्री में उदाहरण के तौर पर कुशल भारत का एक बड़ा कार्यक्रम स्किल मिनिस्ट्री को दिया गया है। कुल जो बजटरी सपोर्ट है उस कार्यक्रम के लिए वो 1500 करोड़ रुपए का है, जो नगण्य है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भी जिस दिशा में हम बढ़ना चाह रहे हैं उसमें भी अभी ठोस प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जो उद्देश्य है और जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बीच अभी उनमें अभी बहुत गैप है, और आज से नहीं, बहुत पहले से ये मैं देख रहा हूँ, स्किल्स के क्षेत्र में देख रहा हूँ और क्षेत्र में देख रहा हूँ। इसलिए सरकारें जो अपने उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, उनको उतार नहीं पाती हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, स्किल्स का क्षेत्र है, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज के कोऑपरेशन की जरूरत है। हालांकि इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर के भी बयान आए हैं, उनके भाषण आए हैं कि किस तरह से जो है वो स्किल बढ़ाया जाएगा। हाँ, और स्किल मतलब इंडिया बाकायदा पूरा नहीं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि उसमें अड़चन क्या है। बिल्कुल, मैं इसमें काफ़ी शोध कर चुका हूँ और इसमें बहुत नज़दीकी से अड़चन को देखना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ये सही बात है, जो इकोनॉमिक सर्वे कहने की कोशिश कर रहा है, गुड जॉब शुड बी क्रिएटेड एज अपोज टू बैड जॉब। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उसमें ठोस चीजें नहीं दिखाई पड़ रही। मतलब उसमें कदम उठाने की क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं है। गोपाल जी, ये बताइए, फिलहाल राजनीतिक तौर पे भी जो नौकरियों का मामला है बहुत संवेदनशील है, और जाहिर है पॉलिटिक्स करनी है, सरकार है, चुनाव भी लगातार आ रहे हैं राज्यों में। किस तरह से आप जॉब क्रिएशन का क्या उद्देश्य तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन रास्ता क्या अपनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नौकरी के बजाय हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी की तो एक लिमिट है, या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की एक लिमिट है। तो लेकिन फिर भी कल जो रेलवे बजट आया था उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस बार 9 करोड़ मैन डेज इस बार रेलवे में जनरेट करेंगे, और अगले साल 14 करोड़ मैन डेज का जनरेशन का उन्होंने
टारगेट और बताया है। दूसरी बात आप देखिए मुद्रा बैंक का है, 1 लाख करोड़ का लोन मुद्रा बैंक ने 2.88 करोड़ यूनिट्स को एंटरप्रेन्योर्स को दिया है। और तीसरी बात है जो स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, तो सब फोकस क्या है सरकार का कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिए। स्टार्टअप को जो विश्व में अमेरिका वगैरह यूरोपियन कंट्री में देखिए वहाँ 60% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टार्टअप यूनिट्स का, जबकि हमारे यहाँ लगभग 5000 ही स्टार्टअप्स हैं। तो उसको यूनिवर्सिटीज़ को भी एम्पावर करना है, पेटेंट लॉज को ठीक करना है। तो ये फोकस्ड अप्रोच से ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, ताकि लोग सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों पर डिपेंडेंस के बजाय अपने एंटरप्रेन्योरशिप को दे। और एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण बात की, उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार सोशल सिक्योरिटी की स्कीम इंश्योरेंस के थ्रू लाना चाहती है। आप देखिए कितने सारे हेल्थ इंश्योरेंस, अटल पेंशन योजना, जीवन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिससे बहुत सस्ते 1 रुपये 365 1 रुपया प्रतिदिन 365 रुपये में साल में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब योजनाएं शुरू की हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत सारी इंश्योरेंस के स्कीम्स को अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है इन सब के प्रावधान भी बजट में आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी की भी बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बात है, और एक लार्जर पिक्चर को साथ लेके बढ़ाना है। सत्येंद्र जी, 7th पे कमीशन और साथ ही OROP 1 रैंक 1 पेंशन दोनों के जरिए जितना बोझ सरकार पे पड़ने वाला है 23.5% जो है वो एवरेज हाइक होगी जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और 1 लाख करोड़ रुपए जो है 2016-17 में सरकार को ज़्यादा वजन उसके पे पड़ेगा। OROP का भी अच्छा भला हमारे सामने वो डेटा भी आ चुका है कि कितना ज़्यादा असर उसका पड़ सकता है। हम जानते हैं दोनों ही चीज़ें राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी संवेदनशील हैं। क्या इसके बावजूद भी जिस तरह की बात हो रही है कि जो इन्फ्लेशन है खासकर वो नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 4.5 से 5% रहने की उम्मीद है? देखिए इन्फ्लेशन का तो मामला यह है ना कि जो खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन है वो पहले ही बहुत हाई है। दालें कहाँ गई, बाकी जो खाने सब्जियों का भाव अभी हाल में क्या रहा, ये हम लोग जो इन्फ्लेशन डाउन है, जो थोक भाव जो मूल्य सूचकांक होता है वो तो इसलिए डाउन है क्योंकि बाजार में मांग नहीं है, और वो एक हमारी इकोनॉमी की जो समस्या है उसकी जड़ के साथ जुड़ी हुई है। जब डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, जब आपके जो कंपनियां हैं वो निवेश कर नहीं रही हैं और वो खुद कर्ज के बोझ में दबी हुई हैं, तो जो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वो डाउन चल रहा है। लेकिन जो कॉमन पर्सन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी महंगाई तो कहीं कम हुई नहीं है। तो ये जो आज डेटा आया है या बार बार ये जो डेटा आता है ये बहुत मिसलीडिंग है। पहली बात तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो अगर ये इन्फ्लेशन नीचे भी रहता है तो इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलने जा रही है, और ना पिछले 2 साल में मिली है। चूँकि हम लोग इस सरकार के समय की बात कर रहे हैं, उसके पहले जाएँ तब भी यही कहा जाएगा कि वो नहीं मिली है। अब ये आज इसमें एक बात आज कही गई है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये कहा गया कि जो 8 to 10% ग्रोथ रेट है उसके लिए 3 स्ट्रेटजी मतलब 3 पॉइंट स्ट्रेटजी की बात की गई। एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी का सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये कहा कि जो एंटी मार्केट मेंटेलिटी है उससे निकलना पड़ेगा, और जो स्टेट पे बहुत भरोसा करने की मेंटेलिटी है उससे निकलना पड़ेगा। स्टेट को मिनिमम करना पड़ेगा और जो मार्केट में कंपटीशन हो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये उनकी फिलॉसफी है, इसके क्या असर दुनिया भर में है हम लोग जानते हैं, मैं लेकिन इसमें जाऊंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है हेल्थ एंड एजुकेशन, लॉन्ग टर्म अगर आपको देश की सेहत, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इस सरकार ने ड्रास्टिक कट कर दिया इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के बजट में पिछले साल। तो जब ड्रास्टिक कट कर दिया और यहाँ ये कहा जा रहा है कि इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन बढ़ाएगा? क्या ये उम्मीद प्राइवेट सेक्टर से की जा रही है? चलिए अब इसी में मैं एक छोटी सी बात जल्दी से बता दूं कि यह जो आपने पेट्रोलियम प्राइस के जो इंटरनेशनल प्राइस गिरे थे वो एक्साइज कहाँ गया? मैं कह रहा यही रिसोर्स जनरेट की है। अगर सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो ये सब खर्चे करेंगे। तो FM ने बिल्कुल क्लियरली कहा करना होगा। जनरली 10 सेकंड लास्ट कमेंट। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बड़ी ख़राब आदत पड़ गई कि सब कुछ सरकार करके दे दे हमें,
तो हम उसको क्रिटिसाइज करते रहे, उससे करवा लें। तो वेलफेयर स्टेट है, सरकार को करना भी चाहिए। हमें अपना खुद भी करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी निभाएं तो सरकार को भी आसान हो जाएगा हमारी मदद करना। लेकिन कॉर्पोरेट्स का बोझ तो बैंकिंग सेक्टर और सरकार ले रही है। 18,000 करोड़ का ये जो बोझ पड़ा, इतना जो बोझ पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर सरकार के ऊपर पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, कॉर्पोरेट्स कह रहे हैं सारे जॉब कहां से आ रहे हैं, हमारी जेब से जा रहा है, सारे जॉब कहां से आ रहे हैं, करना होगा। कॉर्पोरेट से आ रहे हैं सारे जॉब। सभी मेहमानों का तो साफ तौर पर जो अनुमान है फिलहाल उससे काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जब आखिरकार हमारे सामने बजट होगा तो किस तरह का बजट पेश होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।